आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव स्ट्रेंथेंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. Give the relative contribution of various greenhouse gases in the form of a pie chart and explain the fate of the energy of sunlight reaching the earth's surface contributing towards global warming. तो हमें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है. बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि हमारा ग्लास का एक ग्रीन हाउस बना होता है, कुछ आपने नर्सरीज में देखा होगा जहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, या फिर कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस मिलते हैं. असल में ये ग्लास विंडोज या फिर ग्लास के सरफेस से बना हुआ एक ऐसे टेंट हाउस की तरह होता है. ठीक है, यहाँ पर सारे में क्या लगाए जाते हैं? ग्लासेस लगाए जाते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, कुछ ऐसी हमारी सब्जियां होती हैं जो कि ठंड के क्षेत्र में नहीं हो पाती हैं. ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई ट्रॉपिकल आप फ्रूट्स ले रहे हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी कि जो हमारे गर्मी के क्षेत्र में उगते हैं, जैसे कि आप बनाना ले सकते हैं. तो बनाना या मैंगो ये सब जो होते हैं ये हमारे ठंडे के इलाके में नहीं होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे नदर्न एरिया में, जैसे कि जहाँ पर स्नो पड़ रही है, अब अगर वहाँ पर अगर आपको ट्रॉपिकल फ्रूट बनाना है तो इसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, पर वो तो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, वहाँ का तो क्लाइमेट इतना ठंडा है. तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रीन हाउस बना लिया जाता है बिल्कुल ग्लास से कवर्ड, और इसके अंदर यहाँ पर हम बो देते हैं अपने प्लांट्स को. ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं इनको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हीट मिलेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. असल में क्या हो रहा है, ग्लास जो होता है, जैसे कि आप गाड़ियों में देखते होंगे, कभी आप किसी धूप वाले दिन किसी गाड़ी में बैठते हैं बहुत देर के बाद, जब उसके अंदर धूप पहुंच चुकी होती है. अब गाड़ियां तो बंद करके ही जाते हैं हम सब, तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको एक अजीब सी ही गर्मी लगेगी. बाहर ठंड होगा पर अंदर एकदम से गर्म लगेगा. क्यों? क्योंकि जो बाहर से गर्मी आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो असल में ये जो ग्लास है ये ट्रैप कर लेता है. ठीक है, ग्लास ट्रैप कर लेता है, इसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है. अब ये अंदर एब्जॉर्ब हो गई तो ये अंदर ही रहेगी. ठीक है, बाहर नहीं जाएगी. तो इससे क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और हम ऐसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स बना लेते हैं. तो ये क्या था, ये था हमारा ग्रीन हाउस. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, अपनी फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, उससे एग्जॉस्ट जो निकल रहा है वो होती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, जिन्हें हम GHGs कह सकते हैं. ये गैसेस क्या करती हैं, बिल्कुल इस ग्लास विंडोज की तरह काम करती हैं. ये हमारे जो सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, और अंदर जो यहाँ पर गर्मी हो जाती है जैसे ग्रीन हाउस में, इसी वजह से इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, या फिर जिसे हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं. इसी से हमारे पोलर आइस कैप्स जो हैं वो मेल्ट हो रही हैं, गर्मी यहाँ पर बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पर आइए पहले तो यही बात कर लेते हैं कि पाई चार्ट में हमें बताना है कि वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे इस ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो हम एक पाई चार्ट बना लेते हैं. अब इसमें हम अगर बात करें हमारे N2O का क्या है यहाँ पर प्रतिशत, तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं, ये है हमारा N2O यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर 6% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होती हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा 14%. ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ इसके अलावा और कौन सी गैसेस होती हैं, मीथेन, तो यहाँ आप मीथेन को दिखा सकते हैं. ठीक है, ये है हमारी मीथेन, CH4 जिसे हम कहते हैं. मीथेन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 20% होता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए. और यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे बाकी की. तो ये जो पूरा का पूरा एरिया बचा है, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का. सबसे ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. सारे जितने भी एनिमल्स हैं हम सब तो रेस्पायर करते ही हैं, पर इसके अलावा जब हम ये एग्जॉस्ट लगाते हैं, यानी कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स चला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, इससे भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में CO2 रिलीज हो रही है. तो ये CO2 हमारा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हो जाता है हमारे इस ग्लोबल वार्मिंग में. 60% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो ये हमने क्या बना लिया, हमारा पाई चार्ट बना लिया. ये आप इसे बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था
कि एक्सप्लेन द फेट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट रीचिंग द अर्थ्स सरफेस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारी फेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमें पता है एनर्जी यहाँ पर क्या आती है, लाइट एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है सन रेज से। तो यहाँ पर मैं जो हमारा जो पार्ट बी है क्वेश्चन का, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जो क्लाउड्स और गैसेस होते हैं, हमें पता है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और बाहर क्या प्रेजेंट है, बाहर हमारा ये सोलर सिस्टम है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है। अब हमें पता है सन क्या करेगा, सन अपनी रेज को यहाँ पर चारों तरफ ये इरेडिएशंस करता है, ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है एटमॉस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ओजोन लेयर जिसे O3 आप बोल सकते हैं, ओजोन लेयर का काम ये होता है कि जब ये वाली रेज आती हैं, रेडिएशंस आती है हमारे सन से, तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। ये काम होता है ओजोन लेयर का। पर जैसे जैसे हम CFC बढ़ाए जा रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ CFC जैसे ही बढ़ता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है ये होने लगती है डिप्लीट। और अगर ये कम पड़ गई तो आपको पता ही है क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होंगी, ये हमारी अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, ठीक है। तो ये जो पेनिट्रेट कर जाएंगी, अब एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं बादल, तो यहाँ पर हम कुछ बादल ऐसे बना देते हैं। अब ये बादल क्या होता है, हमें पता है ये भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं कुछ ना कुछ पोर्शंस हमारे लाइट के। तो यहाँ तक जब आएगी लाइट तो ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, पर ये असल में क्या करते हैं, 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कुछ एक पोर्शन हमारे सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए अदरवाइज हार्मफुल होता अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए अंदर हमारे अर्थ सरफेस तक। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आगे क्या होता है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इस सरफेस तक मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस तक मान लीजिए यहाँ पर आ भी जाती हैं कुछ रेडिएशन, तो ये जो जब डार्क हो जाएगा, यानी कि जब नाइट टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अर्थ सरफेस रेडिएशंस हमारी बाहर की तरफ फेंकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन से भी यहाँ पर जो हीट है वो वापस सोलर सिस्टम की तरफ भेज दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हमारा फेट रहता है एनर्जी का, जो हीट एनर्जी आई है वो हमारे अर्थ सरफेस तक आती है, और यहाँ पर इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर CFC आ गए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए हैं, इनसे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जो रिफ्लेक्ट हो सकती थी हमारी ओजोन लेयर की वजह से, वो वाली रेडिएशंस भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाती हैं, सरफेस तक आती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।